तो हम लोग कल जो पिछला वीडियो देखे थे, पिछला पार्ट जो था, उसमें हमने अर्धचालक का इंट्रोडक्शन, उसका क्यों यूज होता है, ये सब बारे में हम लोग ने देखा था। तो अभी हम उसके आगे चलने वाले हैं, यानी कि भूमिका तक तो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं पिछला पार्ट में। तो अभी हम लोग भूमिका के आगे कंप्लीट करने वाले हैं। तो भूमिका के बाद जो हमने देखा था कि कल जो हमारा मेन पॉइंट था उस ये देखना था कि वर्गीकरण देखना था कि हम जो पदार्थ है उसका वर्गीकरण कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्गीकरण करने वाले हैं, दो बेसिस पे करने वाले हैं। पहला जो हमारा बेसिस होगा वो होगा चालकता के बेसिस पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है, दो बेसिस पे हमें वर्गीकरण करना है। एक यहाँ पे चालकता के बेसिस पे करना है, और दूसरा जो वर्गीकरण है सेकंड, उसको हमको करना है ऊर्जा के आधार पे। यहाँ पे ऊर्जा बैंड के आधार पे, ये ऊर्जा बैंड के आधार पे। तो ये दो बेसिस पे हमें वर्गीकरण देखना है पदार्थों का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चालकता के आधार पे देखते हैं कि वर्गीकरण कैसे करते हैं और क्या उसमें ये प्रॉपर्टी होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम पता करते हैं, क्या वैल्यूज होती है। तो चालकता को जानने से पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि प्रतिरोधकता क्या होता है। हमने पहले से ही ओम्स लॉ पढ़ रखा है। तो ओम्स लॉ के में हम जानते थे कि रेसिस्टेंस आर क्या होता है, वो वी बाई आई होता है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है। तो ये तो होता है, हम ओम्स लॉ में डायरेक्टली इसको निकाल के लाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो हम जानते थे कि आर जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी से रहता है, इसलिए आर कांस्टेंट रहता है हमेशा के लिए। भी और आई बदलते रहता है और आर बदलते रह और आर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एक हमारे पास रेसिस्टेंस फिक्स कर दिया जाए तो फिर ये रेसिस्टेंस का वैल्यू आर तो नहीं बदलता है। भले इससे प्रवाहित होने वाला वोल्टेज, इससे प्रवाहित होने वाला करंट, वोल्टेज प्रवाहित नहीं होता है, इससे प्रवाहित होने वाला करंट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भले बदलते रहे, लेकिन आर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक कि इस रेसिस्टेंस का टेम्परेचर ना बदले या फिर इसका मटेरियल जो प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो ना बदल जाए। तो जब तक मटेरियल नहीं बदलता है और इसका टेम्परेचर नहीं बदलता है तब तक इस रेसिस्टेंस का प्रतिरोध जो है, यानी कि ये जो इसका प्रतिरोध है, ये इस पदार्थ का वो बदलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेसिस्टेंस जो एक्चुअली दिया जाता है वो किससे निकल के आता है, आर बराबर वो आता है रो एल बाई ए से निकल के आता है। यहाँ से देख के नहीं बोलना है कि रेसिस्टेंस भी और आई से निकल के आता है, नहीं। कि भी को कांस्टेंट रख के आई बदल देंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर रेसिस्टेंस फिक्स है तो भी बदलेंगे तो उसके हिसाब से आई बदल ही जाएगा, या आई बदलेगा तो उसके हिसाब से भी बदल ही जाएगा। इसको हम किसी भी प्रकार से आर को नहीं बदल सकते हैं। जब आर को बदलने का एक तरीका यहाँ पे दिया गया है, या तो मटेरियल जो है उसका लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर ले, या फिर मटेरियल को ही चेंज कर दे। और उसी मटेरियल को किससे दिखाया जाता है, यहाँ रो से दिखाया जाता है। और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसी रो को बोला जाता है कि प्रतिरोधकता। क्या बोल दिया जाता है इसको, प्रतिरोधकता बोल दिया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, तभी हम देख सकते हैं कि रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। आर का हो जाएगा ओम, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो हमारा रो का जो यूनिट निकल के आने वाला है वो हो जाएगा ओम मीटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें चालकता के आधार पर दिया है, तो इसमें प्रतिरोधकता का ही दिया हुआ है। प्रतिरोधकता के आधार पर, प्रतिरोधकता के वैल्यू के आधार पर धातु, अर्धचालक और विद्युत रोधी तीनों का वर्गीकरण किया है। यही है हमारा प्रतिरोधकता। तो यहाँ से प्रतिरोधकता को देख के सिंपली बोल सकते हैं कि अगर किसी का प्रतिरोधकता जो ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध प्रतिरोधकता का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रतिरोधकता बढ़ता है तो प्रतिरोध भी आवश्यक रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमारा इस इक्वेशन का कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता के अलावा हम एल और ए से भी इसको, प्रतिरोध को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन भूल से भी हमें ऐसा नहीं समझना है कि वोल्टेज और करंट को बदल के हम प्रतिरोध को बदल देंगे। ये इक्वेशन सिर्फ इतना बताता है कि अगर आर हमारे लिए फिक्स क्वांटिटी, एक कांस्टेंट के रूप में आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई ऐसे प्रोपोर्शनल टू भी करके आता था, तो हमारा जो वोल्टेज और करंट आपस में इस प्रकार से प्रोपोर्शनली चेंज होगा कि आर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर जो प्रतिरोध है उसका टेम्परेचर और मटेरियल नहीं बदलता है तो इस प्रकार से था ये हमारा प्रतिरोधकता। तो अब इसी प्रतिरोधकता के आधार पर हम यहाँ पे देखेंगे। सिंपल सी बात है, अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा तो वो किसके तरफ जाएगा, विद्युत रोधी के तरफ जाएगा या विद्युत या फिर धातु की तरफ जाएगा? तो नहीं, प्रतिरोधकता अगर ज़्यादा होगा तो वो सिंपली विद्युत रोधी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसका प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा है। कितना दिया गया है विद्युत रोधी पदार्थ का, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया था, वैल्यू से भी हम देख सकते हैं कि मतलब कि सीधे हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर प्रतिरोधकता बढ़ रहा है तो प्रतिरोधकता बढ़ने का मतलब कि रो अगर बढ़ रहा है
तो रो बढ़ने का तात्पर्य होता है कि रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आर बराबर रो एल अपन ए हो रहा है। तो अगर रो बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और प्रतिरोध बढ़ेगा तो वो क्या बनेगा, चालक बनेगा कि विद्युत रोधी बनेगा, विद्युत रोधी बनेगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या हो गया, अब अवरोध हो गया है, अब करंट प्रवाहित आसानी से नहीं होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विद्युत रोधी के लिए प्रतिरोधकता बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है इसका रेंज में, अगर हम ये देख लें इसका जो रेंज है विद्युत रोधी के लिए, तो यहाँ पे ये दिया गया है 10 के पावर 11 से 10 के पावर माइनस 10 के पावर 19 के रेंज में चल रहा है। 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19 के रेंज में चल रहा है। ये क्या है, हमारा रो है। जबकि धातु के लिए यही रो किसके रेंज में चल रहा है, धातु के लिए 10 के पावर -2 से 10 के पावर -8 में। तो ये जो वैल्यू है बहुत कम है, जबकि ये जो वैल्यू दिया गया है बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा मेरा अधातु बोलेंगे या विद्युत रोधी बोलेंगे इसको। इससे करंट प्रवाहित बिल्कुल नहीं होगा, जबकि इससे करंट आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। ये चालक का काम कर रहा है एकदम, ये धातु है यानी कि चालक का काम कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये विद्युत को क्या कर रहा है, आसानी से चालन कर रहा है। और ये विद्युत रोधी है यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। अभी हम इन सबका मतलब समझेंगे आगे चलेंगे तो। और जबकि अर्धचालक को देखा जाए तो अर्धचालक का जो प्रतिरोधकता है वो इन दोनों के मिडिल में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो कितना वैल्यू है, 10 के पावर -5 से 10 के पावर -6 के बीच में है। ये है कि नहीं, तो इसके मिडिल में है अर्धचालक का प्रतिरोधकता। ये -6 नहीं होगा यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा। 10 के पावर 6, 10 के पावर -5 से 10 के पावर 6 के बीच में है। जबकि ये था विद्युत जो चालक था उसका प्रतिरोधकता क्या था, बहुत ही ज़्यादा कम था, और जो विद्युत रोधी है उसका प्रतिरोधकता बहुत ही ज़्यादा अधिक हो गया है। अगर हम इसको एक लाइन पे सजा ले सारे वैल्यू को तो हम आसानी से देख पाएंगे प्रतिरोधकता को। एक अगर हम इसको लाइन पे सजा ले तो ऐसे हम लाइन पे सजा ले, इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, सबसे जो छोटा वैल्यू मिलने वाला है वो हमारा होगा 10 के पावर -8। 10 के पावर -8 सबसे छोटा है, कितना भी छोटा है, सब जीरो से तो बड़ा ही है, ये ध्यान रखना है। तो 10 के पावर -8 है यहाँ पे। इसके बाद है हमारा 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 10 के पावर -5, 10 के पावर -5 तो यहाँ पे रहेगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा 10 के पावर, यहाँ पे जो दिया गया है 10 के पावर -5, और यहाँ पे आएगा 10 के पावर -2, फिर हमको आ जाएगा यहाँ पे 10 के पावर -8, यहाँ पर आ जाएगा अब 8 तो हो चुका है ना, या इसका लिखना है 10 के पावर 6, वही +6 है 10 के पावर 6, और विद्युत रोधी का हो जाएगा 10 के पावर 11, 10 के पावर 19। अब हम सबका देख लेते हैं कि किसके किसके रेंज में क्या क्या मिल रहा है। तो ये जो हमारा धातु है, धातु किस रेंज में है, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -8 के रेंज में, यानी कि इससे इसके रेंज में हमारा क्या है, धातु है। ये क्या है, हमारा धातु है। जबकि अर्धचालक किसके बीच में है, 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर 6 के बीच में है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। यहाँ पर कौन है, हमारा अर्धचालक है, अर्धचालक है। जबकि विद्युत रोधी का बात करेंगे तो इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा है, और किसके रेंज में चला गया है, 10 के पावर 11 से लेकर 10 के पावर 19 के बीच में चला गया है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा विद्युत रोधी है, ये हमारा विद्युत रोधी है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में प्रतिरोधकता बढ़ रहा है, प्रतिरोधकता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन में प्रतिरोधकता बढ़ रहा है, इसलिए इस तरफ विद्युत रोधी है और इस तरफ हमारा क्या है, चालक बोलेंगे या धातु बोलेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मिला हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है साफ साफ कि ऊपर जो भी दिया गया है वैल्यू प्रतिरोधकता या चालकता का, वह सिर्फ सूचक है वैल्यू का कि इस रेंज में आ सकता है। एकदम एग्जैक्ट बोलना सही नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट कभी नहीं होता है, परिसर के बाहर भी जा सकता है, इसका परिसर एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ वैल्यू के आधार पर हम देखें कि प्रतिरोध धातु, अर्धचालक और विद्युत रोधी क्या क्या होता है। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसका, अर्धचालक का। धातु और विद्युत रोधी का तो एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके थे, कल भी देखे थे कि धातु का एग्जाम्पल क्या होता है। जो सबसे बेस्ट धातु होता है वो होता है हमारा Ag यानी कि चांदी, और विद्युत रोधी में तो बहुत सारा लकड़ी, पेपर ये सब हो सकता है। लेकिन हम चलते हैं इसमें, हमको अब भी अध्ययन करना है अर्धचालक के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर अर्धचालक पे है।
तो हम अर्धचालक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। इसमें बहुत प्रकार के अर्धचालक हो सकते हैं। अर्धचालक का मतलब हमें पता चलेगा कि इसका चालकता या प्रतिरोधकता धातु और विद्युत रोधी के बीच में होगा। अगर हम बात करेंगे प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता धातु से तो ज़्यादा होगा, लेकिन विद्युत रोधी से क्या होगा, कम होगा। जबकि अगर हम चालकता का बात करेंगे तो चालकता धातु से कम होगा, लेकिन विद्युत रोधी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारा वैल्यू दिया गया है। रो से दिखा रहा है किसको, रो से प्रतिरोधकता को दिखा रहा था, रो से प्रतिरोधकता को दिखा रहा था, और सिग्मा से किसको दिखा रहा था, चालकता को दिखा रहा था। और दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए हम वैल्यू को यहाँ से कंपेरिजन करते हुए भी देख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे दिया गया था। अब इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे कि क्या क्या हमारा एग्जाम्पल्स हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में सबसे विभिन्न प्रकार के अर्धचालक के बारे में दिया गया है। तो जो सबसे पहला प्रकार है अर्धचालक का, वो है तात्विक अर्धचालक, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ पे है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट अर्धचालक के रूप में आएगा। इसी का हम लोग देखेंगे कि हमारे पूरे बुक में जब भी बात होगा इन्हीं दोनों पे बात होने वाला है। अब हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते हैं कि ये अर्धचालक कैसे बना है। हमें अगर थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल याद होगा तो पीरियोडिक टेबल कैसे रहता है, ऐसे इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रहता है। और हम इसका बात करें कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कहाँ पे रहता है, तो इसका जो पोजीशन होता है ये यहाँ पे रहता है। कार्बन बोरॉन के बाद में ही रहता है, इधर बोरॉन के बाद में कार्बन रहता है, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इसी जगह के आसपास में रहता है। और इसके इधर अगर हम चले जाएंगे तो हमें अधातु मिलता है, अधातु या फिर विद्युत रोधी बोल देंगे। और इधर जो रहता है हमारा धातु रहता है। तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। धातु से बना अर्धचालक और अर्धचालक से बन गया अधातु। इसीलिए यहाँ पे बीच में हमारा क्या आता है, अर्धचालक आता है। सिलिकॉन जर्मेनियम जो भी है वो हमारा बीच में पड़ता है, धातु और अधातु के बीच में। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान बीच में पड़ा है। यहाँ से हम समझ सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम देखेंगे कि क्यों ये यहाँ पे आया, कैसे आया, क्या उसका वैल्यूज होता है, उसके बारे में देखेंगे जब हम ऊर्जा बैंड पर चलेंगे तब। अभी हम इसका पोजीशन के बारे में बताएं कि जैसे जैसे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी हमारा इधर में क्या हो रहा है, धातु से अधातु की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ही हम धातु से अधातु पे जाएंगे तो एक पे एक तो चेंज होगा नहीं, तो बीच में हमारा क्या पड़ जाता है, अर्धधातु पड़ जाता है, यानी कि अर्धचालक पड़ जाता है। इसीलिए अर्धचालक का स्थान यहाँ पे है, पीरियोडिक टेबल में बीच में है। ये है तात्विक। पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है, पीरियोडिक टेबल यौगिक का थोड़ी होता है, पीरियोडिक टेबल में तत्व ही रहता है कि ये तात्विक अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसा अर्धचालक है, तो तात्विक अर्धचालक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक किसको बोलते हैं, जो कार्बन का यौगिक नहीं होता है उसको अकार्बनिक बोल देते हैं। तो ये अकार्बनिक है। यहाँ पे अकार्बनिक अर्धचालक का बहुत सारे एग्जांपल दिया गया है कि ये कैडमियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सेलेनाइड हो गया, इंडियम फास्फाइड हो गया। तो ये सब कैसा अर्धचालक है, तो ये अकार्बनिक अर्धचालक है, क्योंकि इसमें हमको कहीं पे भी कार्बन नहीं दिख रहा है। जबकि कार्बनिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन रहेगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे सबका तो इसमें कार्बन मिल जाएगा हमको। तो एंथ्रासीन, मारित यानी कि डोप्ड थैलोसियानिस, ये सब क्या हो गया हमारा, ये सब मेरा हो गया कार्बनिक अर्धचालक हो गया। और कार्बनिक बहुलक भी होता है, क्योंकि बहुलक में कार्बन रहता है तो कार्बनिक बहुलक में भी हो सकता है, जैसे कि पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन, ये सब हमारा कार्बनिक बहुलक भी हो सकता है। इस प्रकार से डिफरेंट एग्जाम्पल हम देख लिए हैं अकार्बनिक हमारा अर्धचालक का, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक बहुलक। ये सारे एग्जाम्पल को हम लोग को क्या करना है, ये सारे एग्जाम्पल को एक नंबर में कभी भी एग्जाम में ये सब आ सकता है। तो ये सब हमारा हो गया किसके आधार पे, वर्गीकरण चालकता के आधार पे। अब हम अपना वर्गीकरण देखेंगे किसके आधार पे, ऊर्जा के आधार पे। तो ऊर्जा बैंड के आधार पे देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे ये सिद्धांत को, यहाँ पे ठोस बैंड का क्या सिद्धांत होता है, इसको थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। जब ये हम जान लेंगे ना ठोस बैंड का सिद्धांत, तब फिर हम लोग को ऊर्जा के आधार पर वर्गीकरण करने में आसानी रहेगा। तो सबसे पहले हम ठोस बैंड के सिद्धांत पे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि ठोस, जो भी ठोस बनता है या कोई भी पदार्थ बनता है तो किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा पदार्थ बनता है, जो भी अर्धचालक है, चालक है, विद्युत रोधी है, सब किससे मिलकर बना है, तो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जब बहुत सारे परमाणु एक साथ आते हैं तो हमारा क्या बनता है, कोई भी पदार्थ बनता है। ठीक है, कुछ परमाणु एक साथ आते हैं तो यौगिक, तो फिर यौगिक और
परमाणु कोई भी चीज़ हो सकता है, तात्विक में पदार्थ भी हो सकता है, तत्व के रूप में बहुत सारा एक साथ आ गए, या यौगिक एक साथ आ गए जो अणु के रूप में रहते हैं। तो ये सब मिल के हमारा क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो हमको यहाँ पे सिलिकॉन के बारे में देखना है कि सिलिकॉन से कैसे बन गया है हमारा, क्या बोल रहे हैं, अर्धचालक के रूप में कैसे काम कर रहा है, ये हम लोग को मेनली देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको चालू करते हैं और इसको समझने का ध्यान से कोशिश करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास n परमाणु लिया गया है। n परमाणु किसका है, n परमाणु हमारे पास है, n परमाणु वाले सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल लिया गया है। और उसमें क्या होता है ये देखना है। तो सिलिकॉन का बाह्यतम कक्षा में n=3 होता है। अगर हम सिलिकॉन देख लें तो सिलिकॉन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। कितना इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 4 बाकी है तो 3p6। तो बाह्यतम कक्षा क्या बना, ये जो हमारा कक्षा है k कक्षा है, क्योंकि k n=1 है, k कक्षा है। ये हमारा l कक्षा है और ये हमारा कौन सा कक्षा है, m कक्षा है, KLM। और इस m कक्ष को ही हम n=3 बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ बुक में दिया गया है कि n=3 हमारा कौन सी कक्षा हो गई, बाह्यतम कक्षा हो गई। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, इसी अन्य के लिए नहीं, सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए जो बाह्यतम कक्षा है वो हमारा क्या है, n=3 है। और उस बाह्यतम कक्षा में 2 हमारे पास s इलेक्ट्रॉन है और कितने p इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये पूरा भरा नहीं है, यहाँ पे 2 2 4 4 6 4 10 10 2 12, यहाँ पे 2 ही है, 2p इलेक्ट्रॉन है, 2p इलेक्ट्रॉन है और 2 s इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन है यहाँ पे सिर्फ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। यही पर हम देख सकते हैं क्या बोला गया है कि जो बाह्यतम कक्षा है n=3 होती है और जर्मेनियम की बाह्यतम कक्षा n=4 होती है। जर्मेनियम का भी हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम सिलिकॉन पे ही हम क्या कर लेंगे, अपना समझ लेंगे। तो n=3 इसमें बाह्यतम कक्षा है और बाह्यतम कक्षा में जो s ऑर्बिटल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से। जो कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि जो p उपकोष है उसमें 3 ऑर्बिटल रहता है और एक ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। लेकिन हमारे पास कुल मिला के ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है तो अभी हम यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह क्या है, एम्प्टी है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। जिस किस कक्ष में, ये थर्ड कक्ष में, क्योंकि थर्ड कक्ष में अंत में सबसे कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन अंत कक्ष में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 s इलेक्ट्रॉन है और 2 p इलेक्ट्रॉन है। अतः यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का स्पेस क्या है, अभी खाली है। इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम n परमाणु ले रहे हैं, सिलिकॉन का कितना परमाणु ले रहे हैं, n परमाणु। इस चीज़ को हमको ध्यान से देखना होगा कि सिलिकॉन का कितना परमाणु ले रहे हैं, n परमाणु लिए हैं। सिलिकॉन का हम n परमाणु लिए। अब हमको ये तो पता चल चुका है कि सिलिकॉन का जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक सिलिकॉन में, अगर एक सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो n सिलिकॉन का जब एटम ले लेंगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया कि 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बाह्यतम कक्षा की हम बात कर रहे हैं, अंदर की कक्षा की बात नहीं हो रही है, k की बात नहीं हो रही है, ना ही l की बात हो रही है, सिर्फ m की बात हो रही है। m कहने का मतलब n=3 का बात हो रहा है, k और l का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ बाह्यतम कक्षा का बात हो रहा है। और वहाँ पे बाह्यतम कक्षा में हम देख चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रहता है एक परमाणु में। तो अगर हम n लिए हैं तो हमारे पास कुल बाह्यतम कक्षा में 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि स्पेस कितने के लिए था, 8n इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस था, क्योंकि 8 रह सकते हैं। तो हमारे पास 8 ऊर्जा स्तर के लिए था, लेकिन सिर्फ कितना ऊर्जा स्तर भरा, 4 ही इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब 4n ऊर्जा स्तर ही बढ़ा। तो अब ये जो 4n है इसको तो हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि बाह्यतम कक्षा को और कौन सा कक्षा बोला जाता है, संयोजकता कक्षा ही बोला जाता है, क्योंकि वहीं पे संयोजन होता है, वहीं से 2 परमाणु अपने आपस में संयोजन करते हैं, तो उसको संयोजकता कक्षा भी बोलते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इस प्रकार जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 8n ऊर्जा स्तर है। लेकिन अब ध्यान हमें ये देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जब परमाणु बहुत दूरी पे रहता है, जब यानी कि परमाणु विविक्त रहता है, विविक्त कहने का मतलब होता है, ऊपर में दिया गया है, बुक में भी पढ़ लेंगे पता चल जाएगा। जब परमाणु विविक्त रहता है यानी कि 2 परमाणु आइसोलेटेड है, बहुत दूरी पे है, तो उसमें हम एकदम एग्जैक्ट कक्षा के बारे में बात करते हैं, एक लेवल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर एकदम शार्प होता है,
कि के एनर्जी लेवल, एल एनर्जी लेवल, एम एनर्जी लेवल, तो एक लेवल यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेवल हो गया, ये बोले -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बोल सकते हैं, ये -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेवल हो गया, ये -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेवल हो गया। तो एकदम फिक्स एनर्जी लेवल होता है। लेकिन जब बहुत सारे एटम साथ में आने लगते हैं तो ये जो लेवल है वो एक साथ एक फिक्स लेवल के रूप में न रह के बैंड बन जाता है। क्यों बैंड बन जाता है? क्योंकि प्रकरण होता है, संस्करण होता है, इसके वजह से ये बैंड बन जाता है। कैसे संस्करण होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे संस्करण होता है। इस चीज़ को हमको यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इधर जो यहाँ पे जो दिया गया है ये डायग्राम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला भी गया है कि मान लेते हैं क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे कि मान लेते हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम में n परमाणु है और इन n परमाणु में कक्षाएं क्या है, विविक्त ऊर्जा स्तर की होंगी। विविक्त ऊर्जा कब होगा? जब ये परमाणु बहुत दूर दूर स्तर पे होगा, यानी कि विलगित होगा। जब परमाणु विलगित होगा तो सारी ऊर्जाएं, जो ऊर्जा की स्तर है वो क्या होंगी, विविक्त होगी, एक दूसरे से मिला हुआ नहीं रहेगा। के कक्ष रहेगा, एल कक्ष, एल ऊर्जा स्तर रहेगा, एम रहेगा, सब एकदम विविक्त रहेगा, कोई एक दूसरे से मिला नहीं रहेगा। लेकिन जब उनके और 2 परमाणु की बात कर लेते हैं, अगर 2 परमाणु है तो दोनों परमाणु के लिए, अगर 2 सिलिकॉन का परमाणु है और वो बहुत दूरी पे है तो दोनों के लिए जो बाह्यतम कक्षा है इसका भी m बोल रहे, सिलिकॉन 1 का भी या सिलिकॉन 2 का भी m बोल रहे, तो दोनों का m का ऊर्जा स्तर क्या रहेगा, सेम ही सेम रहेगा। लेकिन जब ये दोनों एकदम करीब करीब आने लगेंगे, पास पास आने लगेंगे, बहुत निकट आने लगेंगे, तो क्या होगा, उनमें पारस्परिक क्रिया होगा। परमाणु के करोड़ों का पारस्परिक क्या होगा, क्रिया होगा। और इसमें जो क्रिया में सबसे अधिक हिस्सा कौन लेगा, बाह्यतम कक्षा, अंदर का जो परमाणु के अंदर में है वो तो हिस्सा लेगा नहीं। तो अगर हम सिलिकॉन का ही बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ सिलिकॉन का ही बात कर लें तो उसमें न तो के कक्ष हिस्सा लेने वाला है, न ही एल कक्ष हिस्सा लेने वाला है। हिस्सा कौन लेगा, हिस्सा लेगा हमारा एम कक्ष हिस्सा लेगा। के और एल तो हिस्सा लेगा नहीं, क्योंकि के एल कहाँ पे है, जो के और एल है वो तो हमारा ऊपर में है, मतलब कि बोलेंगे तो वो तो परमाणु के नज़दीक में है। तो जब परमाणु के नज़दीक में है तो वो तो हिस्सा लेगा नहीं हमारे संयोजन में। हिस्सा कौन लेगा, तो हिस्सा लेगा जो बाह्यतम कक्षा है, बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो हिस्सा लेगा, किसमें, संयोजन में। क्योंकि जब 2 परमाणु करीब करीब आएंगे, जब 2 परमाणु करीब करीब आएंगे तो इनका जो बाह्यतम कक्षा है, जो बाह्यतम कक्षा है, अगर ये हमारा के कक्ष है, ये एल कक्ष है, ये एम कक्ष है, ये भी के कक्ष है, ये एल कक्ष है, ये एम कक्ष है। तो ये जो बहुत दूर दूर है तो ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहाँ पे ये हमारा L = 0 है। L = 0 कहने का मतलब कौन सा उपकोष, S उपकोष। L = 1 है, L = 1 कहने का मतलब कौन सा उपकोष, P उपकोष। अब हम जानते थे सिलिकॉन का ये सब बात चल रहा है, ये सब बात सिलिकॉन का चल रहा है। तो सिलिकॉन के केस में हम देखे थे कि जो सबसे बाह्यतम है उसमें 3s2 था और 3p भी 2 था। तो 3s2, तो जब हम n ले लिए, जब n सिलिकॉन ले लिए थे तो हमारे पास टोटल कितना s का कक्षा बन जाएगा, s कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा, तो ns कक्षा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि 2n अवस्था हो गया है, 2n अवस्था हो गया है और 2n इलेक्ट्रॉन हो गया है। ये s के लिए, एक s में 2 गुण रह सकता है। तो अगर हम n ले लिए हैं तो n का कितना रहेगा, एक ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास 2n अवस्था है और 2 भरा हुआ भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी है। तो सारे के लिए जितना भी रहेगा हमारे पास परमाणु, सबका जो, अगर वो विलगित है तो सबका जो s का ऊर्जा स्तर है वो सेम रहेगा। उसी प्रकार से जो s, कौन सा s, 3s है। ये भूल से सभी हमको इधर वाला, इसके पहले वाला 2s और 1s का बात नहीं करना है, ये 3s है। तो 3s का जो ऊर्जा है वो क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा सारे का। ये परमाणु का भी, अभी हम और परमाणु यहाँ बना सकते हैं, और भी परमाणु बना सकते हैं, बहुत सारा परमाणु बना सकते हैं। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, करीब करीब नहीं है, यानी कि पास पास नहीं है, तो सबका जो 3s का एनर्जी है वो सेम है, सबका जो 3p का एनर्जी है वो सबका क्या है, सेम है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आने लगा, ये इधर जाने का मतलब हो गया कि सबके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे इस अवस्था का भी मतलब समझ लेते हैं कि हमारे पास अवस्था कितना है, 6n है, क्योंकि एक p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो उसी के लिए बोल रहा है कि 6 अवस्था है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरा कितना है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, तो कुल मिला के सिर्फ हमारे पास
2n इलेक्ट्रॉन ही क्या है, भरा हुआ है। और जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है कि नज़दीक आते जा रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, तो ये जो एक शार्प ऊर्जा का स्तर था, ये शार्प है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इतना पतला है तो ये शार्प है, तो इसमें जो क्या है फैलाव आ गया, ये भी ऊर्जा स्तर क्या होने लगा, फैलने लगा। ये क्यों फैल रहा है, क्योंकि परस्पर अभिक्रिया हो रहा है, जो बाहरी कक्षा है वो आपस में मिल रहा है, टकरा रहा है। तो अब ये फिक्स ऊर्जा स्तर का लेवल ना होके, एक फिक्स लेवल ना होके एक बैंड के रूप में टूटने जा रहा है। तो ये बैंड के रूप में टूट गया, और ये जो बीच में क्षेत्र आया यहाँ पे थोड़ा बहुत इतना बैंड टूट चुका है कि ये जो ऊर्जा स्तर है पूरा एक दूसरे से मिल ही गया है, एकदम क्या हो गया, ये मिल ही गया है। और फिर अंत में जाके क्या हो गया, ये एकदम विलहित हो गया, और ऊपर में एक दूसरा ऊर्जा स्तर बन गया और नीचे में एक दूसरा ऊर्जा स्तर बन गया। तो 4n अवस्था, कुल हमारे पास कितना अवस्था हो सकता था बाहरी कक्षा में, 8n अवस्था हो सकता था। तो यहाँ पे जो देख रहे थे कि 6n अवस्था में से 2n भरा था, और यहाँ पे 2n अवस्था में से 2n भरा था। तो इसको ये क्या किया कि प्रकृति ने एकदम सिमेट्रिक रूप से बांट दिया, कि 4n अवस्था को नीचे 4n से भर दिया और बाकी 4n अवस्था को ऊपर खाली कर दिया। इसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और नीचे वाला 4n अवस्था में चारों n पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी कि ये 2n और ये 2n, ये टोटल का टोटल 4n इलेक्ट्रॉन नीचे के 4n अवस्था में है, और जो बाकी का 4n अवस्था है वो खाली है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि अब हमारे पास क्या बन चुका है, अब बोलेंगे कि बैंड बन गया है, हमारे पास क्या बन गया है, बैंड बन गया है। अब कोई ऊर्जा का लेवल नहीं बोलेंगे। तो जब हम पहले परमाणु के बारे में पढ़ते थे 11 कक्षा में, तो 11 कक्षा में जब हम परमाणु के बारे में पढ़ते थे तो वहाँ पे लेवल रहता था, ये लेवल रहता था एक। लेकिन अभी जो ठोस का ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पूरा ठोस हो गया है, अब एक परमाणु का बात नहीं होगा, ठोस का बात हो रहा है। तो ठोस में क्या होता है कि बैंड रहता है, ये एक बैंड है और ये नीचे का एक बैंड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रह सकता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। ये जो ऊर्जा अंतराल है, ये जो ईजी लिख रहा है गैप ऊर्जा जो अंतराल लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। जैसे कि हम पहले भी जानते थे कि या तो इलेक्ट्रॉन के पे रह सकता था, या तो एल पे रह सकता था, या तो एम पे रह सकता था। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि के और एल के बीच में आके रह जाए, वो अलाउड नहीं है, वो ऊर्जा स्तर अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बना है, जब ठोस का जो वर्गीकरण के बाद जो आया, तो या तो उसको इसमें रहना होगा या तो नीचे में रहना होगा, बीच में रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये नहीं कि ये इस ऊर्जा स्तर को लेगा, बीच में रहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को नहीं ग्रहित कर सकता है, या तो उसको इतना ऊर्जा लेके इसमें रहना होगा ऊपर वाले में, या तो ऊर्जा कम करके इसमें रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना ऊर्जा लेके वो बीच में है, ये ऊर्जा स्तर अलाउड नहीं रहेगा। तो ये इसको बोलेंगे ठोस का सिद्धांत। तो अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आगे का, इसके आधार पर, इस बैंड के आधार पर कैसे हम धातु, अधातु और क्या बोलेंगे अर्धचालक के बीच में बंटवारा करेंगे। तो अब तक हम लोग ने क्या देख लिए, तो अब तक हम लोग ये देख चुके हैं कि जो हमारा पदार्थ है, अगर वो बहुत पदार्थ का जो परमाणु है और वो बहुत अधिक दूरी पे यानी कि एक दूसरे से विलगित है, तो सबका जो उसमें जो ऊर्जा है, अगर दो परमाणु के एक के कक्ष का ऊर्जा बात कर लेंगे और दूसरा सेम परमाणु उसमें भी के कक्ष का या एल कक्ष का, तो सबका ऊर्जा स्तर क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जैसे ही आता है तो वो ऊर्जा का स्तर क्या होता है, एक ऊर्जा का स्तर न रह के एक बैंड के रूप में टूट जाता है। ये एक ऊपर का बैंड बन जाता है, एक नीचे का बैंड बन जाता है। यहाँ पे दो तरह का बैंड आ जाता है। तो जो ऊपर में बैंड बना उसको बोलते हैं चालन बैंड है। कैसा बैंड है, चालन बैंड है। और जो नीचे में बैंड है उसको बोलते हैं संयोजकता बैंड है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, चालन बैंड में कि संयोजकता बैंड में? सिंपल सी बात है, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड में रहता है। ये सारे बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, इसको हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अंत में कैसे रहता है, क्यों ऊर्जा स्तर सब अलग अलग रहता है, सब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब हम सिंपल भाषा में समझ चुके हैं कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड कैसे बनता है। तो जब हम ये समझ लिए हैं तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे बांटते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो हम इस डायग्राम पे चलते हैं और इस डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये फर्स्ट, इस डायग्राम में हमारे पास है कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर दिया गया है, यानी कि चालक है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो चालन बैंड है और संयोजकता बैंड है, दोनों के जो बीच में एनर्जी का जो गैप है, हम पढ़े हैं ना अभी कि इन दोनों के बीच में एक गैप आता है, उस गैप को क्या बोलते हैं, ईजी। तो जो एनर्जी का गैप है चालन बैंड और संयोजकता बैंड, वो बहुत कम होता है। किसके केस में, धातु के केस में। ये ए फिगर है। तो ए के केस में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में
एकदम कम गैप रहता है, कोई गैप रहबे नहीं करता है। तो आसानी से क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है सीधे तौर पे आसानी से चालन बैंड में चला जाता है। और चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, इसी को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना है कि अगर कोई वस्तु या पदार्थ अगर चालक है, तो चालक इसलिए नहीं है कि संयोजी कक्षा में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के होने से कोई भी पदार्थ चालक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पदार्थ चालक तब होता है जब इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? चालन बैंड में रहता है। और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, जो चालन बैंड है, चालन जो बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन बैंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में चालन बैंड को, तो जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के वजह से किसी भी पदार्थ में विद्युत चालकता आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है, यानी कि कंडक्शन बैंड में नहीं है, तो फिर वो कंडक्शन नहीं करेगा, वो जो पदार्थ है वो कंडक्टर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। इसलिए हम बोले यहाँ पे कि जो चालक होता है, तो चालक में क्या होता है कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड, उन दोनों के बीच में गैप बहुत कम होता है। तो आसानी से संयोजकता बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में चला जाता है। थोड़ा सा भी ताप कर दिए, वोल्टेज दे दिए, या अपने से भी आसानी से उसमें चला जाता है, क्योंकि दूरी जो है बहुत ही कम है। कैसे? अगर दो कोई का घर है एकदम पास पास में है, तो एक दूसरे के घर में आसानी से चला जाता है। तो वही यहाँ पे बात है कि एकदम ये करीब करीब है, इस बैंड से निकल के आसानी से इस बैंड में चला जाता है। तो और जब चालन बैंड में चला गया तो फ्री हो गया है, और विद्युत का प्रवाहित आसान से करवा देगा। तो इसी को यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अति व्यापन होता है। क्या होता है? अति व्यापन होता है। थोड़ा सा इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। यहाँ पे EC EV क्या दिया गया है, उसके मतलब को समझ लेना थोड़ा सा आवश्यक है। यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। एक फिगर में हम नीचे बनाते हैं अपना संयोजकता बैंड, ये है हमारा संयोजकता बैंड, और ऊपर में हम बना रहे हैं चालन बैंड, यह है हमारा चालन बैंड। तो अब हम इनको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा ये नीचे में जो बना है ये कौन सा बैंड है? ये है हमारा संयोजकता बैंड। तो संयोजकता बैंड है ये पूरा संयोजकता बैंड है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। और ये सारा इलेक्ट्रॉन कैसा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉन के वजह से कंडक्शन नहीं होता है। इन इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन नहीं होता है। और ये है हमारा चालन बैंड। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी वजह से कंडक्शन होता है। इसमें की वजह से कंडक्शन क्या होता है। और इसी में से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है? जाता है। और ये जो स्तर है, ये तो हम जानते हैं कि ये EG है, एनर्जी गैप है। इसमें कोई इस ऊर्जा स्तर पे कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता है। ये सब ऊर्जा स्तर है, ध्यान देना है यहाँ पे। ये सब क्या है? हमारा ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये सब ऊर्जा का स्तर ऊपर की तरफ ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और नीचे ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है? घट रहा है। यहाँ पे हमारा कोई नाभिक है, तो नाभिक से धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारा कंडक्शन बैंड स्टार्ट हुआ। तो जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं EV से। और जो चालन बैंड है उसका सबसे जो निचली हिस्सा है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? EC से। तो जो चालन बैंड है यानी कंडक्शन बैंड के निम्नतम ऊर्जा स्तर को EC बोला जाता है, और कंडक्शन और संयोजकता बैंड के सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर को EV बोला जाता है। तो अगर ये EC और EV के बीच में ही गैप का बात हो रहा है कि अगर ये गैप EG बहुत कम है, तो अगर गैप बहुत कम है तो कंडक्शन होगा, यानी कि उसमें कंडक्शन आसानी से होगा, वो कंडक्टर हो जाएगा। और अगर गैप बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे दिया गया है कि गैप कितना हो जाए, अगर गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया? हमारा विद्युत रोधी हो गया। देख सकते हैं ये विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी में जो चालन बैंड है वो रिक्त है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, रिक्त हो जाएगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेगा या नहीं रहेगा मान के चलेंगे। और संयोजकता बैंड क्या है? एकदम पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो और हम बोले कि संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन के रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर चालन करना है तो इलेक्ट्रॉन को किस में रहना पड़ेगा? चालन बैंड में रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ संयोजकता बैंड में है, इसीलिए तो ये है क्या? विद्युत रोधी है। जबकि ये जो ऊपर वाला में क्या देख सकते हैं कि ऊपर में जो है यहाँ पे चालन बैंड में बहुत सारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना कंसंट्रेशन है, यहाँ तक कंसंट्रेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक चालन बैंड है, और यहाँ तक पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से। इसको बोलेंगे कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है आसानी से। और ये इलेक्ट्रॉन हमारा किस में क्रिएट करता है? ये इलेक्ट्रॉन हमको सहायता करता है चालन करने में। और इसमें क्या रहता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो इसमें रिक्त स्थान क्रिएट करता है, इसको वैकेंसी बोलते हैं, होल बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन। और ये होल भी हमको मदद करता है चालन में। इसके बारे में हम लोग
डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें होल आ जाता है, इसमें से जाता है। तो चालन के केस में ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। मेन जो होल का कंसेप्ट पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे या विद्युत रोधी के केस में। तो अभी विद्युत रोधी के केस में बोल रहे हैं, सॉरी विद्युत रोधी नहीं, अर्धचालक के केस में पढ़ेंगे। अर्धचालक के केस में हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में, होल के बारे में, और यानी कि होल के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो होल का जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो इसी के केस में आता है, अर्धचालक के केस में। कैसे आता है उसको हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग देखेंगे। तो मेन अभी हम लोग को मतलब है यहाँ पे गैप को समझने से, कि यहाँ पे जो गैप दिया गया है विद्युत रोधी में, वहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही बहुत ज़्यादा होता है। तो जब गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा नहीं सकता है, इसलिए विद्युत रोधी हो गया। यहाँ पे जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो थोड़ा सा एनर्जी लेके इसमें जा सकता है, थोड़ा सा कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि अपना कंट्रोल के हिसाब से इसमें क्या कर सकते हैं, जा सकता है। तो जब अपना कंट्रोल के हिसाब से जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। और यही हमारा मेन इंटरेस्ट का टॉपिक है कि अर्धचालक में थोड़ा सा ताप के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कैसे ताप परिवर्तित करके, वोल्टेज परिवर्तित करके कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या को बदलते हैं, डोपिंग के माध्यम से कैसे कैसे बदलते हैं। इस सारे विषय में हम लोग विस्तार से आगे हम लोग देखेंगे। जबकि इन चालक में क्या कुछ नहीं हो सकता है, चालक में तो इतना करीब करीब है कि वो अपने में पूरा कूदते रहता है, तो कोई इसमें हम लोग रोकने वाला बात ही नहीं है। इसलिए वो तो चालक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत एक दूसरे के करीब है, कोई उधर रोकता नहीं है। और अर्धचालक में इतना दूरी पे है कि कभी जा ही नहीं सकता है। तो ये दोनों हमारे लिए बेकार हो गया, ना इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल मिलेगा, ना इसमें इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल मिलेगा तो वो मिलेगा हमारे लिए अर्धचालक के केस में। इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट है। इसी का उपयोग हम सारे सर्किट में करेंगे, टीवी में, चार्जर में, मोबाइल में, हर जगह। अगर किसी का अधिक उपयोग करना है सर्किट का तो सिर्फ और सिर्फ किसका उपयोग होने वाला है, अर्धचालक का। जबकि कंडक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, बाहर में जब पावर हम लोग को ट्रांसमिट करना पड़ता है, पोल पे देखते हैं, अगर बल्ब जलाना होता है बाहर में तो हम लोग कंडक्टर का उपयोग करते हैं। जबकि अगर हमको कंट्रोल करना है इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने से ही सारा डिफरेंट टाइप का डिवाइस जन्म लेगा। नहीं तो सिंपल वायर का हम लोग का कोई काम नहीं हो पाएगा। सिंपल वायर से सिर्फ हम लोग करंट को एक जगह से, ऊर्जा को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन जब हम अर्धचालक का अध्ययन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा कंट्रोल कर लेंगे, तो हम लोग एक से एक बड़ा डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक से एक नया डिवाइस का आविष्कार किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब कैसे हम इसके इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे कि चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन जाए या फिर संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन रहे, किधर इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा जाएगा, क्यों ज़्यादा जाएगा, उससे प्रतिरोधकता पे क्या इसका इफेक्ट आएगा। यानी कि इसके प्रतिरोधकता को हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जबकि इन दोनों को प्रतिरोधकता को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ पे हम अगर किसी भी चीज़ का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे अर्धचालक का उपयोग करेंगे। ये हमारे लिए बेस्ट होगा। लैपटॉप हो गया या कोई भी डिवाइस हो गया तो उस डिवाइस में हम किसका उपयोग करेंगे, अर्धचालक का ही उपयोग करेंगे। ये था हमारा वर्गीकरण। तो ये ऊर्जा स्तर के आधार पर वर्गीकरण हुआ। तो ऊर्जा स्तर के आधार पर एक लाइन में अगर हम लोग फिर बोलना चाहें, एक बार और समराइज करना चाहें, तो जो विद्युत रोधी होता है उसमें जो ऊर्जा का जो गैप है वो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब गैप बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कोई चालन नहीं होता है। जबकि चालन के केस में जो धातु होता है उसके केस में जो चालकता बैंड है और संयोजकता बैंड है दोनों के बीच में गैप होता ही नहीं है, तो वहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आराम से चालन होता है। जबकि अर्ध धातु के केस में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में जो गैप है वो मीडियम रहता है। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स का, इसके प्रतिरोधकता का, और उसी कंट्रोल से हम लोग को प्राप्त होता है इसके प्रतिरोधकता पे कंट्रोल। और उस कंट्रोल के द्वारा ही हम लोग विभिन्न प्रकार के डिवाइस को क्या कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 14.2 समाप्त हुआ वर्गीकरण पदार्थ का। अब इस वर्गीकरण का समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग अगला जो हम लोग का पॉइंट होगा, जो अगला टॉपिक होगा वो होगा न्याय चालक। न्याय चालक में हम लोग देखेंगे क्या होता है, इसमें कैसे काम होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।